दोस्तों मार्केट और इन्वेस्टर्स दोनों के हालात बहुत खराब हैं और अब लॉस हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंचना शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मार्केट कब उठेगी। तो दोस्तों उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है बजट, यानी 1 फरवरी 2025। इसलिए दोस्तों बहुत सोच लिया कि मार्केट अब और कितना गिरेगी। अब सोचने का टाइम आ गया है कि पैसा कहां और कैसे बनाना है और अपने लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे 3 ETF जो लो रिस्क और हाई रिटर्न ETF है, यानी उनमें लॉस होने का चांस बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट का एक बड़ा मौका है। लेकिन दोस्तों ETF के नाम बताने से पहले सबसे पहले बात करते हैं बजट की। दोस्तों अगर खबरों की माने तो सरकार एक बड़ा टैक्स कट लेके आ रही है इस बजट में, क्योंकि कंजम्पशन गिर चुकी है और आम आदमी पैसे खर्च नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। इसलिए दोस्तों बजट पहले सिर्फ इकोनॉमी को देख के बनाया जाता था, लेकिन अब का बजट बनाना पड़ेगा इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को देख के, क्योंकि इंडिया में अब 18.5 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, यानी 18.5 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। और जब इनको लॉस होता है तो बहुत दर्द होता है। यानी दोस्तों अगर बजट सही आया तो 1 फरवरी से एक अच्छी शुरुआत हो सकती है स्टॉक मार्केट के उठने की। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने पहले ETF पे, जो है प्राइवेट बैंक ETF। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अब इंडिया के कुछ टॉप प्राइवेट बैंक ETF देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों पहला ETF है HDFC निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF और दूसरा है DSP निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF। इसमें से दोस्तों हमारा फेवरेट ETF है DSP का निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF। लेकिन दोस्तों इस ETF के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले रीजन सुनो कि मैंने प्राइवेट बैंक ETF ही क्यों चूज किया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। अब दोस्तों आप DSP के प्राइवेट बैंक ETF की पोर्टफोलियो देख सकते हैं, यानी ये वाला ETF कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो जैसा कि आप देखेंगे इंडिया के सारे बड़े बड़े प्राइवेट बैंक हैं, HDFC प्राइवेट बैंक, ICICI, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, IDFC एक्सेट्रा। अब दोस्तों सवाल आएगा कि हमने प्राइवेट बैंक सेक्टर ही क्यों चुना। दोस्तों इसका रीजन ये है कि जो प्राइवेट बैंक सेक्टर है वो अभी बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है, यानी जितने का होना चाहिए उससे भी सस्ता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप जितने भी ज्यादातर प्राइवेट बैंक देखेंगे पिछले 4 साल में सबका प्रॉफिट डबल हो चुका है, सबका रेवेन्यू डबल हो चुका है, लेकिन स्टॉक प्राइस अभी वहीं की वहीं है या फिर 2-4% बढ़ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि इस बात में कितना दम है। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे HDFC बैंक, जो बहुत ही पॉपुलर और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, उसके आप कुछ स्टैट्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं HDFC बैंक का 2021 में रेवेन्यू 1,28,552 करोड़ था, जो 2025 में 3,29,000 करोड़ पार कर चुका है, यानी इसका रेवेन्यू डबल हो गया है 4 साल में। वहीं आप इसका प्रॉफिट देखेंगे तो 31,000 करोड़ से ज्यादा का था और अब 72,000 करोड़ भी पार कर चुका है, यानी फिर से डबल। लेकिन आप इसका अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो तब भी इसका शेयर प्राइस 1500-1550 का था और आज 1645 का है, यानी सिर्फ 8-9% इसका शेयर प्राइस बढ़ा है। जब प्रॉफिट डबल हो गया, रेवेन्यू डबल हो गया, लेकिन स्टॉक प्राइस वहीं के वहीं अटके हुए, यानी प्राइवेट बैंक सेक्टर में अभी रैली आनी बाकी है। और दोस्तों आप किसी भी बैंक का चेक करेंगे, चाहे कोटक का क्यों ना हो, सबका हाल यही है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी ये दोनों ही तब तक नहीं उठ सकते जब तक प्राइवेट बैंक उठना शुरू नहीं होंगे। इसलिए ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है जो अंडर वैल्यूड है, ऐसा मुझे लगता है। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे ETF पे, जो है निफ्टी 20। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी का वैल्यू इंडिकेटर देख सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। तो जैसा कि आप देखेंगे इसमें 4 कलर होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब ग्रीन में होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट सस्ती है, जब येलो में होती है तो उसका मतलब होता है ना महंगी ना सस्ती, ऑरेंज में होती है तो महंगी होनी स्टार्ट हो गई है, और जब रेड में आ जाए तो महंगी हो गई। तो दोस्तों आप अभी का इसका PE देखेंगे निफ्टी का तो वो है 21.2 और ये ग्रीन के अंदर है, यानी निफ्टी 50 की वैल्यूएशन अब ठीक हो चुकी है, वो महंगी नहीं है। लेकिन दोस्तों आगे की बात बताने से पहले एक जरूरी बात, चाहे आप स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, FNO करना चाहते हो या IPO भरना चाहते हो, ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक रिलायबल ब्रोकर हो जो ये सारी चीजें आपको एक ही ऐप में प्रोवाइड कर सके। दोस्तों इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा ब्रोकर जो फास्ट है, इजी है और साथ में एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इस ब्रोकर का नाम है बजाज ब्रोकिंग। दोस्तों अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो ये एक SEBI रजिस्टर है और जहां बजाज ग्रुप का नाम आ जाए वहां ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी तो आ ही जाती है। दोस्तों ये ऐप आपको प्रोवाइड करता है स्टॉक्स, IPO, FNO, NPS, बॉन्ड्स और यहां तक कि US स्टॉक्स इन्वेस्टिंग भी, वो भी सब सिर्फ एक सिंगल ऐप में, यानी ये एक ऑल इन वन ऐप है। और अगर इसके सबसे पॉपुलर फीचर की बात करें तो वो है MTF, यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसे आप बाय नाउ पे लेटर भी कह सकते हैं। तो चाहे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर, बिगिनर हैं
या प्रो इन्वेस्टर, बजाज ब्रोकिंग का बाय नाउ पे लेटर फीचर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए सीधा चलते हैं बजाज ब्रोकिंग के ऐप पे। तो दोस्तों, बजाज के बाय नाउ पे लेटर फीचर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस स्टॉक। तो दोस्तों, जैसे ही आप रिलायंस का स्टॉक खोलेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इसकी वॉल्यूम क्या है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो। और जब आप इस पे बाय पे क्लिक करेंगे तो बजाज ब्रोकिंग में आपको बाय नाउ पे लेटर की ऑप्शन आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रिलायंस के एक स्टॉक का प्राइस है 1244 यानी 1240 रुपए। लेकिन आप बजाज के इस फीचर का यूज करते हैं तो आपको सिर्फ 336 रुपीज अभी देने हैं, यानी 1240 में से सिर्फ आपको 336 अभी देने हैं और बाकी का अमाउंट बजाज ब्रोकिंग फाइनेंस करेगा आपके लिए, जिसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल इंटरेस्ट देना पड़ता है और आप इसको करीबन 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। यानी बजाज के इस फीचर में आपको 4x लेवरेज मिलता है, यानी जितना आप भरेंगे उसका अप टू 4 टाइम्स बजाज भरेगा। दोस्तों, बजाज ब्रोकिंग आपको यह फीचर प्रोवाइड करता है अप टू 1000 प्लस स्टॉक्स में, यानी स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये ही नहीं दोस्तों, बजाज ब्रोकिंग आपको एक और फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एक्सपर्ट रिसर्च कॉल्स। दोस्तों, इस फीचर से आप किसी भी स्टॉक के बाय एंड सेल टारगेट्स देख सकते हैं, जो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। और दोस्तों, ये कॉल्स आपको इक्विटी और एफएनओ दोनों पे प्रोवाइड की जाती है। अब आते हैं दोस्तों इसकी प्राइसिंग पे। तो बजाज ब्रोकिंग आपको 2 प्लान्स प्रोवाइड करता है, एक है फ्रीडम पैक और दूसरा है प्रोफेशनल पैक। तो दोस्तों, फ्रीडम पैक की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री है। इस पैक में आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर लगता है इंट्राडे और एफएनओ में, 0 चार्जेस लगते हैं डिलीवरी पे, 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगते हैं और साथ में 0 मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं। और दोस्तों, दूसरा प्लान मेरा पर्सनल फेवरेट है जिसका नाम है प्रोफेशनल पैक। दोस्तों, इस पैक को 50% ब्रोकरेज सेविंग पैक भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पैक में आपको 20 रुपीज की जगह सिर्फ 10 रुपीज लगते हैं पर ऑर्डर फॉर इंट्राडे एंड एफएनओ, 0 चार्जेस लगते हैं डिलीवरी ट्रेड्स के लिए और इस पैक के चार्जेस है 2500 पर ईयर। तो अगर आप एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो बजाज ब्रोकिंग के ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। और दोस्तों, निफ्टी 50 को वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट कहा जाता है इक्विटी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि दोस्तों 2013 में भी ऐसे ही हुआ था। 2013 के सितंबर में स्टॉक मार्केट 18% गिर गई थी, यानी निफ्टी 50 18% गिर गया था। और अभी कितना गिरा है? मुश्किल से 12.5%। और तब भी इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले गिर रहा था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी और जीडीपी कम हो गया था, यानी जैसा आज हो रहा है वैसी 2013 में भी हुआ था। लेकिन दोस्तों, सितंबर में 18% गिरने के बाद मार्केट नवंबर में ही उठ गई थी और फरवरी तक तो जबरदस्त रिटर्न आ गए थे। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का अमाउंट डाला होता सितंबर 2013 में, तो नवंबर तक वो आपका 1,22,000 हो गया होता, यानी 22% रिटर्न सिर्फ 2 महीने में। इसलिए दोस्तों, निफ्टी 20 इस टाइम मेरा फेवरेट है। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे ईटीएफ पे, जो है एफएमसीजी। दोस्तों, अगर किसी भी कैटेगरी पे बजट का सीधा असर पड़ सकता है तो वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी में आता है दाल, आटा, टूथपेस्ट, साबुन, जो चीज हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एफएमसीजी के जितने भी स्टॉक है, जैसे HUL हो गया, नेस्ले हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, ये सब 20 से 25% गिर चुके हैं पिछले 1 साल में ड्यू टू वीक कंजम्पशन या डिमांड। तो जैसे ही गवर्नमेंट कुछ टैक्स डिबेट लाएगी बजट में, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो इन चीजों पे ज्यादा खर्च करेंगे। इसलिए दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर पे मैं बुलिश हूं। वहीं दोस्तों, अगर हम एफएमसीजी की एक ईटीएफ का एग्जांपल लें, जो है आईसीआईसीआई की निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ, तो दोस्तों देखेंगे कि सिर्फ पिछले 1 साल में इसने करीबन 3.2% का रिटर्न दिया है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। और ये इसकी वजह है कि इसमें बहुत गिरावट हो चुकी है और वीक डिमांड है। लेकिन दोस्तों, लोगों के हाथ में जैसे ही पैसा आएगा, सबसे पहले ये सेक्टर उठने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे मेरे 3 सेक्टर जो बजट के बाद तेजी दिखा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 2025 की मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है और ये बड़े बड़ों के समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना यह है कि यह मौका भी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी करेक्शन करीबन 3 से 4 साल के बाद आई है। और इस करेक्शन का फायदा तभी उठाया जा सकता है जब आप सेफ एसेट में इन्वेस्ट करें, जिनमें रिस्क कम हो लेकिन रिटर्न ज्यादा हो। और सबसे सेफ सेक्टर जो मुझे भी 3 नजर आते हैं वो यही है। एक हो गया एफएमसीजी, दूसरा हो गया निफ्टी 50 इंडेक्स और तीसरा हो गया प्राइवेट बैंक, या आप बैंक बीज में भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ये याद रखें कि ऐसा नहीं होगा कि बजट के बाद सीधा मार्केट खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। बजट एक नींव डालेगा, यानी शुरुआत करेगा, जिससे मार्केट उठनी स्टार्ट होगी अगर बजट सही हुआ तो। क्योंकि इस बजट का इफेक्ट नेक्स्ट क्वार्टर से दिखना शुरू होगा कंपनियों के रिजल्ट में, और फिर उससे इकोनॉमी का डेटा भी अच्छा आएगा और स्टॉक मार्केट के रिटर्न भी अच्छे आएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके सिवा कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप एक रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो आप बजाज ब्रोकिंग को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, व्हिच इज
money right. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.